सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन इतनी लंबी पीपीटी बनाने में मेरे को भी काफी जोर आया। सारी शिक्षण विधि को एक जगह समाहित करना, कम पेज के अंदर चलिए आज हम लगातार शिक्षण विधि के विषय को ऐसा रिवाइज करेंगे कि अब एग्जाम टाइम में यदि आप केवल 1-1.5 घंटे का समय देकर के भी पूरा रिवाइज करना चाहें तो पूरा रिवाइज कर सकेंगे। इसी पर्पज से आज हमने ये शिक्षण विधि की जो पूरी की पूरी एक तरह से मान लीजिएगा निचोड़ है और ये सामग्री आपके एग्जाम में आपको अवश्य तौर पर आनी चाहिए। मैं यहां पर कुछ बातें बोल रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट है, लगातार मुझे बोलना होगा। कई चीजें, अधिकांश चीजें आप समझ चुके हैं, अधिकांश चीजें आप पढ़ चुके हैं, प्रश्नों में आ भी चुके हैं। मैं केवल रिवाइज यहां पर करवा रहा हूं। यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से जहां जहां पर प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे जो प्रश्न हैं उन सबको मैं यहां पर रखूंगा। आप सभी भी ध्यान से जो मैं कुछ बोल रहा हूं उसको आपको सुनना है और अपनी तैयारी को साथ में लेते हुए भी चलना है। सभी कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। और मैं पूरा का पूरा जो शिक्षण विधि का कार्य है उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। काफी लंबी स्लाइड है, इसलिए लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय लगेगा। मैं बीच में किसी के कोई भी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, ये ध्यान रखें। केवल और केवल आपको पढ़ाई करनी है और इस तरह की तैयारी से मेरे को भी महसूस हो रहा है कि मैं खुद जो रीट की तैयारी है वो कर रहा हूं। इतने उत्साह के साथ जितना उत्साह आप दिखा रहे हैं उतना ही उत्साह है मुझे भी तैयारी की ओर लगाना पड़ रहा है। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में एक सूक्ति आती है, बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययन चेतः। मतलब कोई भी व्यक्ति कितना भी बलपूर्वक शिक्षित हो, लेकिन परीक्षा के वक्त में उसका जो मन है, मन के अंदर अविश्वास सा होता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कितना ही बलपूर्वक हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो रखना ही रखना है और आपकी तैयारी के साथ रेगुलरली आपको चलना है। सभी तैयार हैं? अब मैं विषय को प्रारंभ कर रहा हूं। आपके पाठ्यक्रम के जो विभिन्न शीर्षक हैं उनको मैं सीरियल वाइज लेकर के चल रहा हूं। जो जहां जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी उन सभी प्रश्नों को मैं यहां पर रख रहा हूं। आप ये कोशिश कर लीजिएगा, यदि आपके पास कोई भी नोट्स हो या कोई भी किताब हो तो उसको साथ लेकर के बैठ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है उनको आप टिक मार्क भी कर सकते हैं, या फिर कोई नई चीज आपको दिखे तो आप उसको लिख भी सकते हैं। यहां पर जो विभिन्न आयोग वाली जो क्लासेज हैं उन क्लासेज को मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं, इसलिए उनको अलग से यहां पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो विषय बचा हुआ है उसी विषय को पढ़ाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। यदि हम भाषा शिक्षण की बात करें, भाषा शिक्षण के उद्देश्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, प्राथमिक स्तर के ऊपर भाषा क्यों पढ़ाई जाती है, तो यहां पर केवल भाषा का परिचय प्राप्त करना और हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो शब्दावली है उसका ज्ञान करना, यह प्राथमिक स्तर के ऊपर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि माध्यमिक स्तर के ऊपर यदि हम बात करें तो उसका जो तत्व ज्ञान है, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, और साथ में जो भाव निर्माण की क्षमता है ये डेवलप करना, ये माध्यमिक स्तर के ऊपर जाकर के भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो 2 प्रश्न यहां से बन जाते हैं, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के दृष्टिकोण से। यदि हम बात करें भाषा के विभिन्न प्रसंगों को हम देख चुके हैं। यदि हम बात करें विशेषताओं की, तो विशेषताओं में आता है कि भाषा एक अनुकरण के माध्यम से सीखी जाने वाली क्रिया है या व्यवस्था है। मतलब एक के बोलने पर साथ में जब दूसरा बोले या रिपीट करे, रिवीजन के माध्यम से, पारायण के माध्यम से, पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखी जाती है। इसलिए इसको अर्जित संपत्ति भी माना जाता है। ये हम डेवलप करते हैं अपने आप, अनुकरण के माध्यम से और अभ्यास के माध्यम से हम अर्जित करते हैं। इसीलिए ये चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। निरंतर रूप से किसी व्यक्ति की जो भाषाई क्षमताएं हैं
वो पहले अलग हो सकती है, बाद में उसमें सुधार हो सकता है। और साथ में ये एक व्यवहारिक दक्षता है। व्यवहारिक दक्षता का मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे से बातचीत या अपने शब्दों का जो विनिमय है, अर्थात शब्दों का जो आदान प्रदान है, उसको करने की क्षमता ही भाषा है, जो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। शाब्दिक भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है, संकेत इत्यादि के रूप में। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर भाषा के अंदर पहले बड़े शब्दों, बड़ी चीजों के लिए शब्दावली का प्रयोग हुआ, उसके बाद में हम सूक्ष्म की ओर चले, अर्थात पहले बड़े फिर क्रमिक तौर पर छोटे छोटे शब्दों की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम कंप्यूटर की बात करें, हमें कंप्यूटर दिख रहा होता है, तो हमें सबसे पहले उस पूरे औजार के लिए, कंप्यूटर के लिए शब्द लिया, फिर क्रमिक तौर पर सबका अलग अलग प्रसंग यहां पर हमने रखा। और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, मतलब एक संश्लेषित एक जगह है, इकट्ठी जगह है। संश्लेष का मतलब होता है चिपकाव, चिपकी हुई जगह, एक पूरा जैसे कंप्यूटर था, अब उसके विश्लेषण की ओर, एक एक पार्ट की ओर, कीबोर्ड अलग हो गया, माउस अलग हो गया, स्क्रीन अलग हो गया, उनके लिए अलग अलग प्रोसेस यहां पर होती है। और दुनिया की कोई भी दो भाषाएं पूरी तरह से एक जैसे समान नहीं हो सकती, भाषा की विशेषता को लेकर के ये बात कही जाती है। शिक्षण में यह कहा जाता है कि शिक्षण के अंदर दो तत्व शामिल हैं, ज्ञान और अनुभव। ज्ञान का मतलब हमारी बुद्धि में जो तत्व है उसको तो ज्ञान कहेंगे, और कुछ तत्व ऐसा होता है जो बुद्धि में नहीं होता, लेकिन फिर भी बुद्धि के अलावा जो ज्ञान है उसको हम अनुभव कहेंगे। अनुभव बुद्धि में स्थित तो नहीं है, लेकिन हमारे पास स्थित ज्ञान है। इन दोनों के कलेक्शन को ही शिक्षा कहा जाता है। और यहां पर शिक्षण की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा आई है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेसिंग है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की जो हमारी शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक है या साम्यवादी है, सामाजिक मूल्य है, दार्शनिक मूल्य है, या हमारी जो संस्कृति है, उन सब के द्वारा प्रभावित होती है। इन सब का विशेष तौर पर प्रभाव पड़ता है। और मानव का पहला शिक्षा प्रतिष्ठान किसको माना जाता है? परिवार को माना जाता है। यदि हम बात करें शिक्षण के उद्देश्य के दृष्टिकोण से, तो 3 शब्दों को याद रख लेना, क्वेश्चन पूरा पूरा बनेगा आपकी बाहर यहां से। शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। दिशा, एक रास्ता दिखाता है, एक मैनेज चेंज करता है, और उसके अकॉर्डिंग क्रिया करने की बात करती है। शिक्षा का उद्देश्य वह लक्ष्य है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। पहला शब्द आ गया दिशा, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य व्यवस्थित परिवर्तन है, मैनेज चेंजेस है, जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये 3 तत्व शामिल हो गए हैं, दिशा, मैनेज चेंज और क्रिया। ये शिक्षण के अंदर ये तीनों के तीनों समाहित हैं। भाषा कौशल के अंदर यदि हम बात करें, जैसे ही आपका पाठ्यक्रम का टॉपिक आता है भाषा कौशल, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, चारों कौशलों का क्रम आपको याद रखना है। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। और ये जो चारों कौशल हैं LSRW, इसी रूप में याद रखना है। एक प्रश्न 100% ये बनेगा, पहला कौशल कौन सा है, दूसरा कौशल कौन सा है, तीसरा कौशल कौन सा है, चौथा कौशल कौन सा है। एक प्रश्न यहां से बन सकता है। सबसे कठिन कौशल आपको मैंने बताया लेखन कौशल है, जबकि सबसे सरल कौशल श्रवण कौशल है, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। ये सारे कौशल अंतर संबद्ध और परस्पर आश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे पर निर्भर भी ये चारों के चारों कौशल हैं। ये इस जो आपके सामने इंडेक्स आ रहा है, इस इंडेक्स से आपका जो ये चारों कौशलों से संबंधित 2-3 प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे उनको आप क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास देख लीजिएगा, इधर वाले दोनों श्रवण और पठन ग्रहण से जुड़े हुए हैं, जबकि भाषण और लेखन ये अभिव्यक्ति से जुड़े हुए हैं। ऊपर वाले दोनों श्रवण और भाषण ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जबकि पठन और लेखन लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। जो ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं वो अमूर्त कौशल भी कहलाते हैं, जो लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं वो मूर्त कौशल भी कहलाते हैं। अमूर्त का मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, और मूर्त का मतलब जिसका कोई विशेष आकार हो। अब यदि आप साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं, या फिर आप सामान्य नॉलेज जिसको रीजनिंग कहते हैं वो रखते हैं, तो यहां पर अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अमूर्त कौशल, श्रवण और भाषण। अमूर्त कौशल जो ग्रहण से जुड़ा हुआ है, श्रवण। अमूर्त कौशल जो ध्वनि से जुड़ा हुआ है, श्रवण।
अमूर्त कौशल जो अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है, भाषण। अमूर्त कौशल जो ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, भाषण इत्यादि। यहां पर यह ध्यान रखें, विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं और विभिन्न परीक्षाओं के अंदर आपके जो टेस्ट हुए हैं, मैंने इनकी मिक्सिंग करके विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी बनाए हैं। ये इधर वाले जो दोनों हैं, ये हमारी बुद्धि के लिए इनपुट हैं, जबकि इधर वाले जो दोनों हैं, ये हमारी बुद्धि के लिए आउटपुट हैं। हम मतलब हमारी बुद्धि में निवेश और निर्गत, आगत निर्गत। निवेश तो हो गया श्रवण और पठन के माध्यम से, और निर्गत जो हुआ वो भाषण और लेखन के माध्यम से। इन सब का उद्देश्य भी आपको पता होगा। श्रवण का मतलब है सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, यह उद्देश्य हो जाता है, जबकि भाषण का मुख्य उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति हो जाता है। इधर आ जाइए, पठन का मुख्य उद्देश्य पढ़कर के अर्थ का ग्रहण करना है, जबकि लेखन का मुख्य उद्देश्य लिखित रूप में अभिव्यक्ति है। ये एकमात्र इंडेक्स आपके विभिन्न प्रश्नों को हल करने का जो कार्य है वो करेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहां पर विशेष तौर पर इस डायग्राम को अच्छे से आपको समझना है। अब ये प्रत्येक कौशल के अंदर ये जो बातें जुड़ी ना, उन सबको लेकर के श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है सुनकर के अर्थ का ग्रहण करना। अब देखो, सभी दृष्टिकोण से पहला कौशल है, इसलिए इसको प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेष भी कहा जाता है, प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है। अब देखो, ध्वनि से जुड़ा ग्रहण कौशल, शब्दों को जोड़ रहे हैं, अमूर्त ग्रहण कौशल, सबसे महत्वपूर्ण और सरल कौशल। ये सारे कोई सा भी शब्द देकर के अभी 6 प्रश्न बन गए, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। और श्रवण कौशल का जो मुख्य साधन है, आप सभी को पता है, गुरुमुख। गुरुमुख को सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है, श्रवण कौशल से संबंधित है। इसी प्रकार से दूसरा कौशल है भाषण। भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति होता है। अब जैसे उधर प्राथमिक था, यह द्वितीयक हो गया, सेकेंडरी हो गया। द्वितीयक लक्षित अधिगम विशेष, ये वो प्राथमिक था, यह द्वितीयक लक्षित अधिगम विशेष हो गया, दूसरा कौशल हो गया। अब वही बातें जोड़ दिया, ध्वनि से जुड़ा अभिव्यक्ति कौशल है, अभिव्यक्ति से जुड़ा प्राथमिक कौशल। अब देखो, अभिव्यक्ति में दो ही है ना, कौन कौन से, भाषण और लेखन। अब उन दोनों में से पहला कौन सा है, भाषण, इसलिए अभिव्यक्ति से जुड़ा प्राथमिक कौशल। वैसे तो प्राथमिक कौशल श्रवण था, लेकिन अभिव्यक्ति से जुड़ा प्राथमिक कौशल आप भाषण कौशल को कहेंगे। अमूर्त है क्योंकि ध्वनि रूप में है, अमूर्त अभिव्यक्ति कौशल कह सकते हैं। यहां पर उच्चारण का महत्वपूर्ण स्थान है और अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से इस भाषण कौशल का जो विकास है या भाषण कौशल के अंदर मुख्य तत्व है, उसको हम यहां पर स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए ये दूसरा शीर्षक है, उसको आप देख सकते हैं। भाषण कौशल के विकास के लिए संभाषण, कथा कथन, चित्र पठन, नाटकों का अभिनय इत्यादि साधन हो सकते हैं। लेकिन यहां पर परीक्षा में जो पूछने योग्य बात है, उच्चारण में आपको किन किन का, मात्रा, लय, बल, बल का मतलब होता है उच्चारण स्थान और प्रयत्न, विराम, विराम और यति का मतलब बीच में रुकने का कार्य या विश्राम का कार्य, गति, शक्ति, स्वरों का उतार चढ़ाव, स्पष्ट अभिव्यक्ति, ये सारे के सारे भाषण कौशल और उच्चारण शिक्षण दोनों से जोड़ सकते हैं। भाषण कौशल और उच्चारण शिक्षण, इन दोनों से इनको जोड़ा जा सकता है। भाषण कौशल के प्रसंग में इन चीजों का ध्यान रखें। यहीं पर वाणी के 4 भेद मैंने बताए। यहां पर वाणी के 4 भेद, परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी। हमारा जो स्वर तंत्र है, इसको लेकर के अभी तक प्रश्न नहीं आया, तो पूरी संभावना है अब की बार यहां से पूछा जाए, प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारी जो मूल उत्पत्ति स्थल है वो परा है, परा के पश्यंती, हृदय में मध्यम और कंठ में आकर के जब मुख में आकर के बिखर जाती है तो उसको वेखरी। ये 4 अवस्थाएं हैं वाणी को लेकर के, परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी। इनके बारे में विस्तार से हम सबको बता चुके हैं। कमेंट्स की बजाय पढ़ने के ऊपर ध्यान दें। तीसरा कौशल है पठन कौशल। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य पढ़कर के अर्थ का ग्रहण करना है। पठित्वा अर्थ ग्रहणम, संकेत रूपी लिपि को ध्वनि रूप में जानना। पठन के अंदर ध्वनि रूप देने की कोशिश सामान्य तौर पर की जाती है। मौन पठन के अलावा सभी जगह ध्वनि रूप देने की बात की जाती है।
ये तीसरा कौशल है। और लिपि से जुड़ा हुआ ग्रहण कौशल है। लिपि से ग्रहण और अभिव्यक्ति हो गया लेखन। तो ग्रहण कौशल हुआ। मूर्त ग्रहण कौशल है, नीचे वाले दोनों कौशल मूर्त हैं और उसमें से ग्रहण से जुड़ा हुआ है। और लिपि के दृष्टिकोण से पहला कौशल है, क्योंकि लिपि के दृष्टिकोण से दो ही कौशल हैं, एक तो है पठन और एक लेखन। उन दोनों में से पहले कौन सा आया? पठन कौशल आया उस आधार पर। और ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ कौशल की बात आए ना, कोई भी पढ़े हुए चीज का अर्थ आना जरूरी है। अर्थ कौशल की बात आ जाए तो अर्थ कौशल पठन कौशल से ही जुड़ा हुआ है। और यहां पर लिपि का महत्व माना जाता है। लेखन के दौरान या उसको पठन के दौरान लिपि किस रूप में है, ध्यान रखना। भाषा और लिपि अलग अलग होती है। जैसे ये मान लेते हैं संस्कृत या हिंदी भाषा है, भाषा तो हिंदी है या संस्कृत है, और लिपि ये देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी जो हम लिखते हैं ना ABCD, ये रोमन लिपि है। ये लिपि अलग है और भाषा अलग है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर संकेतों की बात होती है, लिपि को कहा जाता है। अब ये जो पठन कौशल के अंदर ये जो पठन है, ये दो प्रकार का हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, एक पठन होगा ध्वनि रूप में और एक पठन होगा मौन रूप में। जो ध्वनि रूप में पठन होगा उसके अंदर आदर्श वाचन होगा। सबसे पहले गुरुजी के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन के अंदर शब्दों का जो मौलिक स्वरूप है उसको ध्यान में रखा जाता है। आदर्श वाचन के दौरान सभी छात्रों को कक्षा में शांति के लिए कहा जाना चाहिए। आदर्श वाचन के बाद में वाचन होता है, वो होता है अनुवाचन। कई पुस्तकों में अनुवाचन और अनुकरण वाचन का भेद नहीं है, कई विद्वान भी नहीं मानते, लेकिन कुछ जगह इनका भेद मिलता है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग कर दिया। फर्क इतना सा है, अनुवाचन में एक लाइन या एक शब्द गुरुजी बोल रहे हैं, हाथों हाथ छात्र बोल रहा है, तो यह कहलाएगा अनुवाचन। और गुरुजी ने बोलना बंद कर दिया और छात्र स्वयं बोल रहा है, तो यह कहलाएगा अनुकरण वाचन। मतलब यह हुआ, अनुवाचन में बोलेंगे तो छात्र ही, लेकिन नेतृत्व शिक्षक का है, और अनुकरण वाचन में नेतृत्व भी छात्रों का है और बोलेंगे भी छात्र। ठीक है। और ध्यान रखना, इन दोनों को पश्चाद वाचन कहा जाता है। पश्चाद का मतलब हुआ बाद में। आदर्श वाचन के पश्चात, पश्चात का मतलब यहां पर किसके पश्चात की बात कर रहे हैं? आदर्श वाचन के पश्चात की। आप में से कई लोग कहते हैं समवेत वाचन भी तो बाद में हुआ था, मौन वाचन भी तो बाद में होता है, लेकिन उनको पश्चात वाचन नहीं कहते। पश्चात वाचन का मतलब यहां पे आदर्श वाचन के जस्ट बाद में किया जाने वाला वाचन मात्र है। तो यहां पर अनुवाचन और अनुकरण वाचन आदर्श वाचन के जस्ट बाद में किए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को ही हम पश्चात वाचन कह सकते हैं। इन दोनों का नामकरण यहां पर दिया जा सकता है। समवेत वाचन सामूहिक रूप से वाचन होता है। विशेष तौर पर जो पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण है, उस कविता या पद्य शिक्षण के दौरान जब पाठ को पढ़ा लिया गया, समझा दिया गया, सारे काम हो गए, अंत में जाकर के जब सभी बालकों को एक साथ या फिर गुरुजी भी उसमें शामिल हो जाएं, जो सामूहिक रूप से वाचन किया जाता है उसी को समवेत वाचन कहा जाता है। ध्यान रखना, वाचन और पठन बात एक ही है। बांचना, देसी भाषा में बोलते ना अखबार बांच रहा है, तो वो बांचना अर्थात वाचन है ना, वाचन का मतलब पठन है। कई लोग इसमें गलत कर लेते हैं कि भाषण से जोड़ लेते हैं, भाषण नहीं है, वाचन का मतलब पठन से है। एक है मौन पठन, जिसके अंदर विशेष तौर पर गद्य के दौरान काम आता है, विषय के अवगमन के लिए, विषय को समझने के लिए मौन वाचन की बात आती है कि जो ध्वनि रहित पठन होता है। इधर तो सस्वर वाचन में तो स्वर यंत्र या मुख का उपयोग होगा, लेकिन उधर मुख का उपयोग नहीं होगा। एक यहां पर एक शब्द आप अलग से याद रखें, ऐसा मौन वाचन जिसमें ध्वनि तो नहीं आ रही, जिसमें ध्वनि तो नहीं आ रही, ध्वनि तो नहीं आ रही, लेकिन ओष्ठ हिल रहे हों। ध्वनि नहीं आ रही हो लेकिन ओष्ठ हिल रहे हों। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जो पंडित जी, जब हम वहां पर कोई भी जैसे जिसको माला फेरना बोलते हैं या फिर कोई भी जाप इत्यादि करते हैं, उसमें कई बार यह होता है कि ध्वनि नहीं आती लेकिन ओष्ठ का संचालन होता रहता है। उसी को हम जो उपांशु कहेंगे, उसी को हम उपांशु का प्रसंग रखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से
मौन वाचन को हमने 3 भागों में बांटा, सामान्य वाचन, गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन। कई लोग सामान्य मौन वाचन को स्वीकार नहीं करते, इसका भेद अलग अलग रूप में माना गया है। अब आते हैं पठन कौशल से जुड़ी हुई विधियां। सबसे महत्वपूर्ण तौर पर सबसे पहले अक्षर का ज्ञान होगा, एक एक वर्ण का ज्ञान होगा। इस विधि को अक्षर विधि, वर्णबोध विधि, वर्ण समाम्नाय, वर्णमाला, वर्णोच्चारण, पठन के दौरान एक एक अक्षर को पढ़ाया जाएगा, फिर अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाए जाएंगे। इसीलिए इसको शब्द विधि, शब्द शिक्षण विधि, पद पद्धति या फिर चित्र विधि, चित्र विधि इसलिए कहा जाता है, यहां पर चित्रों को देख करके एक पूरे के पूरे पद का ज्ञान होता है, इसलिए इसको हम चित्र विधि के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। एक विधि है वाक्य विधि, अनेक शब्दों को मिलाकर के जब हमारे वाक्य बन जाएं तो उसी को वाक्य विधि कहा जाता है। वाक्य पद्धति या वाक्य गठन विधि भी उसका नामकरण किया जा सकता है। जब अनेक वाक्य बन जाएंगे तो गद्यांश या कथा बन जाएगी, उसके माध्यम से जैसे अखबार इत्यादि को पढ़ना वो कथा पद्धति में पहुंच जाएगा, और अनुकरण के माध्यम से पढ़ना अनुकरण विधि कहलाएगा। भाषा यंत्र इत्यादि के माध्यम से समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ना ध्वनि साम्य विधि कहलाएगा, और सामूहिक रूप से पढ़ना यह सामूहिक विधि कहलाएगी। इन सब के बारे में आप परिचित ही हैं। यहां पर पठन शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि जो है वो है वाक्य विधि या वाक्य गठन विधि। उसका रीजन ये है कि भाषा के प्रसंग में अर्थ के दृष्टिकोण से हमारे लिए वाक्य पद्धति को ही सबसे श्रेष्ठ पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखना, वाचन में अंतिम वाचन पूछ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, सभी वाचनों के अंदर अंतिम वाचन सामूहिक या समवेत वाचन हुआ करता है, क्योंकि आदर्श अनुकरण के बाद में मौन वाचन का नंबर आ जाता है और अंत में समवेत वाचन आ जाता है। चलते हैं आगे। हम पठन कौशल के प्रसंग में जैसे मैंने बताया अर्थबोध कौशल की बात होती है, इसको लेकर के अब की बार प्रश्न बनने की संभावना है। मतलब पढ़ना मात्र कौशल नहीं है, बल्कि अर्थ का ज्ञान करते हुए पढ़ना वही अर्थबोध कौशल कहलाएगा। स्मिथ और कार्लिन ने यहां पर 3 स्तर माने हैं, जो हमारे 3 जो शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उसकी तरह से ये 3 स्तर माने हैं। और यहां पर स्मिथ और कार्लिन के 3 स्तर हैं, जबकि गिलफर्ड, ग्रे और क्लाइमर ने 5 माने हैं और रॉबर्ट और हिलरिच ने 4 माने हैं। नाम मात्र से आप ध्यान रखना, विशेष तौर पर ये जो स्मिथ और कार्लिन है इसको लेकर के प्रश्न बनने की संभावना अब की बार रहेगी, या फिर सीधे तौर पर यह पूछा जा सकता है कि अर्थ कौशल कौन से कौशल से जो जुड़ा हुआ है। अंतिम कौशल आता है हमारे पास लेखन कौशल। जैसे कि मैंने बताया, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, पढ़े हुए की लिखित अभिव्यक्ति है। अपनी बात को लिपि के रूप में संप्रेषित करना मुख्य उद्देश्य के रूप में है। इसी को अंतिम कौशल, चतुर्थ कौशल कहा जा सकता है। लिपि से जुड़ा अभिव्यक्ति कौशल कहा जा सकता है। सबसे कठिन कौशल भी कहा जा सकता है। कठिन इन द सेंस ये ऐसे है कि यहां पर आपको न केवल पढ़ना, एक तरह से देखा जाए सभी कौशलों का मिश्रित स्वरूप भी हो जाता है ये, और यहां पर सबसे ज्यादा काठिन्य रहेगा। आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इन सभी को आराम से काम कर सकते हैं। जब लेकिन बात आती है लिखने की, तो लिखने के प्रसंग में थोड़ा सा काठिन्य हो जाता है, ये ध्यान रखें। बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछे, केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। अब कोई बीच में प्रश्न कमेंट करेगा तो मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगा सीधे तौर पर। मूर्त अभिव्यक्ति कौशल है, वर्तनी, मात्रा, चिन्ह इत्यादि का विशेष तौर पर यहां पर महत्व है, यह ध्यान रखें। लेखन कौशल से अभिवृद्धि से जुड़ी हुई विधियां, देख करके लिखने की विधि, किसी भी किताब को देख करके, किसी भी श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्दों को देख करके जो लिखने की विधि है उसको दृष्ट लेखन विधि कहते हैं। मनोवैज्ञानिक जैकार्ट ने इसका अनुसरण किया था, इसलिए इस पद्धति को जैकार्ट पद्धति भी कहा जाता है, और लेखन कौशल की सबसे श्रेष्ठ विधि भी इसको हम मान सकते हैं। दूसरी विधि है श्रुत लेखन विधि, इसमें सुनकर के लिखा जाता है, श्रुति लेख का कार्य होता है। तीसरी है अक्षर स्वरूपानुकरण या रूपरेखानुकरण, जिसको ट्रैकिंग मेथड भी कहा जाता है। जैसे विभिन्न डॉट्स बने हुए हों और उन डॉट्स के माध्यम से यदि वहां पर रूल इत्यादि के माध्यम से लिखवाया जावे तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्षर स्वरूपानुकरण या फिर रूपरेखानुकरण कहेंगे। एक स्वतंत्रानुकरण, देखो इसमें भी लिखने का कार्य होता है, लेकिन दोनों में
दृष्ट लेखन में और इसमें क्या फर्क है? दृष्ट लेखन में तो छात्र स्वतंत्र तौर पर लिख रहा होता है, लेकिन स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है, छात्र जैसे श्यामपट्ट के ऊपर कोई लाइन लिखी हुई है, गुरुजी ने लिख दिया और उसी के नीचे छात्र लिख रहा है, या फिर कॉपी के अंदर गुरुजी ने एक लाइन लिख दी, जैसे सुलेख लिखते हैं, उसके नीचे छात्र के द्वारा लिखा जाना वो स्वतंत्र अनुकरण विधि कहलाएगा। और विभिन्न इंद्रियों का, आंख, नाक, कान इत्यादि के पूरे प्रशिक्षण के ऊपर जोर देना, अंगुलियों को पकड़ करके पढ़ाने के माध्यम से जो लेखन कार्य है वो करवाना, या विभिन्न प्रकार के आकार जो बने हुए हों, खिलौने जैसे आकार जिसमें अल्फाबेट्स हों, उनके माध्यम से अंगुली संचलन का रखना, ये सारा का सारा मोंटेसरी विधि के अंदर हुआ करता है। तो ये लेखन कौशल से जुड़ी हुई बात थी। तो ये चारों कौशल थे। चारों कौशलों को लेकर के कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य तौर पर आएंगे। अब आता हूं मैं भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की ओर। ये फालतू की बातें कर रहे हैं ना, इनको ब्लॉक कर दो। ये फालतू की बातें करने वाले इनको हटाओ यहां से। यहां पर भी जीजा साला ढूंढ रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की चर्चा यदि हम करें, कम से कम एक प्रश्न, यहां तक कि हो सकता है कि 2 प्रश्न भी आ जाएं, इसलिए ध्यान रखना, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सरल प्रश्न आएगा। सबसे पहला सिद्धांत है प्रकृतिवादी सिद्धांत। ये क्या कहता है, मैं जो बात बता रहा हूं उसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। प्रकृतिवादी सिद्धांत ये कहता है कि भाषा एक जन्मजात प्रवृत्ति है। मनुष्य में जब वो पैदा हुआ तभी से इनबिल्ट सिस्टम है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सहज का मतलब साथ में उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति है। और ये जितने भी हम भाषा के कौशलों की बात करते हैं, चारों के चारों कौशलों का स्वाभाविक और क्रमिक तौर पर प्रयोग किया जाना चाहिए। यही प्रकृतिवादी या इसको हम क्या कह सकते हैं, स्वाभाविकता का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं, जिसमें भाषा को एक जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। ध्यान रखना, मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना, परीक्षा में एज इट इज आपके काम आएंगे, देख लेना, कोई बात नहीं, जाते वक्त भी सुनते जाना और आते वक्त चेक करते हुए आना। देखिए रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि भाषा के प्रसंग में उसको रुचिकर बनाएंगे तो भाषा का अधिगमन अच्छी जगह से हो, अच्छे प्रकार से हो पाएगा। इसलिए विभिन्न प्रकार की जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं, या विभिन्न प्रकार के श्यामपट्ट इत्यादि सामग्रियां हैं, या विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियां, 2 चीज जोड़ रहा हूं मैं, दृश्य श्रव्य उपकरण और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इनका विशेष तौर पर प्रयोग करना चाहिए ताकि भाषा को रुचिकर बनाया जा सके और रुचिकर बना करके उसका जो अध्ययन है हम कर सकें। इसीलिए इसी को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो इसमें श्यामपट्ट का प्रयोग करना, विभिन्न दूरसंचार इत्यादि का प्रयोग करना, ये सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। तीसरा प्रश्न है अभ्यास और क्रियाशीलता का सिद्धांत या व्यवहारिक प्रयोग का सिद्धांत। इनके नाम को लेकर के भी प्रश्न आ सकता है कि अभ्यास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है या क्रियाशीलता के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि भाषा को एक कला के रूप में माना जाता है। भाषा को किसके रूप में? आर्ट के रूप में माना जाता है। और दुनिया में कोई भी आर्ट हो, कला कोई सी भी हो, कला के लिए एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए भाषाई दृष्टिकोण से यहां पर लंबे अभ्यास के माध्यम से इसको सीखने की बात यहां पर कही जाती है। सक्रियता का सिद्धांत भी इसके साथ जुड़ा हुआ माना जाता है कई जगह। और ये यहां पर कोई भी विषय, कोई भाषा शिक्षण की बात आए, वहां पर एक्टिवनेस की बात करते हैं ताकि मानसिक विकास को तीव्र किया जा सके। तो यहां पर भी जो पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियां हैं उनको यहां पर जोड़ने का कार्य किया जा सकता है, जिनके माध्यम से प्रेरणा का कार्य हो सके। एक सिद्धांत है मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। ये कहा कि भाषा एक ऐसी चीज है जो मौखिक तौर पर चलती है। मतलब मौखिक तौर पर एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा। मतलब जीभ और कान, ये जो 2 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये दोनों ज्ञानेंद्रिया ही भाषा का कार्य क्षेत्र हैं, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। इसलिए यहां पर श्रोत्र ग्रहणी ही अर्थे लोके शब्दः प्रसिद्धः। जब तक कानों में अर्थ नहीं पहुंचेगा तब तक उस शब्द को शब्द नहीं माना जाएगा। ये मौखिक प्रवचन का सिद्धांत हमारे 2 ज्ञानेंद्रियों की बात यहां पर करता है। छठा सिद्धांत है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। यहां पर भाषा शिक्षण के प्रसंग में यह कहा गया है कि कोई भी अनसिस्टमेटिक या हम जिसको कह सकते हैं बेकार का अव्यवस्थित शिक्षण नहीं होना चाहिए। हर चीज में एक सीरियल होना चाहिए। पहले मौखिक शिक्षण, फिर उसके बाद में लिखित शिक्षण,
पहले श्रवण उसके बाद में भाषण, पहले पठन उसके बाद में लेखन, पहले यहां पर कान उसके बाद में नेत्र आएंगे, या फिर पहले प्राप्ति होगी उसके बाद में हम आवृत्ति करेंगे, पहले हम सामूहिक कार्य करेंगे उसके बाद में हम व्यक्तिगत कार्य करेंगे, इत्यादि सिद्धांतों का यहां पर प्रयोग किया जाता है। यह अनुपात और क्रम का सिद्धांत ये बात कहता है। 8वां प्रश्न है स्वतंत्रता और वैयक्तिक विभिन्नता। इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है। कोई ये मान लीजिएगा कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि वाला होता है, अतिरिक्त बुद्धि वाला कुशाग्र हो सकता है, कोई जनरल हो सकता है, कोई मंद बुद्धि हो सकता है। सबको भाषा शिक्षण के प्रसंग में अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल जो हम उनमें जो भेद है उनके आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। एकता और सहभागिता का सिद्धांत यह कहता है कि अलग अलग न करके विभिन्न कार्यों का सामूहिक स्वरूप, जैसे श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, चारों का एकीकृत रूप, मौखिक के साथ साथ लिखित भी, ये सारों का जो सामूहिक जो स्वरूप है उसको हम यहां पर स्वीकार कर सकते हैं एकता और सहभागिता के अंदर। इसी प्रकार से एक सिद्धांत है भावात्मक अभिव्यक्ति। भावात्मक अभिव्यक्ति में क्या कहा जाता है कि कोई भी कार्य, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उस वक्त वो रो रहा होता है, उसकी भी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भावों के रूप में अभिव्यक्त है, उसको हम भावात्मक अभिव्यक्ति में रखेंगे। एक किसान हल चलाता हुआ कुछ गीत गा रहा है या बोल रहा है, उसको भी हम भावात्मक अभिव्यक्ति में रखेंगे। एक ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते गुनगुना रहा है, उसको भी हम भावात्मक अभिव्यक्ति में रखेंगे। यहां तक कि जो गूंगा व्यक्ति भी अपने मत को रखने के लिए कुछ एक तरह से फुसफुसा रहा है या फिर तुतला रहा है, वो भी सारा का सारा भावात्मक अभिव्यक्ति के अंदर आ जाएगा। एक सिद्धांत है चयन और विभाजन का सिद्धांत। भाषा के प्रसंग में विशेष तौर पर यह बात कही जाती है कि क्रमिक तौर पर तो होना ही होना चाहिए, लेकिन जैसे भाषा शिक्षण के कोई पाठ इत्यादि हों तो पाठ इत्यादि का विभाजन उस रूप में करना चाहिए कि वो पाठ उसी समय पर आ जाए। जैसे मान लो एक कक्षा में आपको 20 पाठ बनाने हैं, तो स्टार्टिंग के 2-3 पाठों के बाद में रक्षाबंधन की बात रख सकते हैं, क्योंकि जुलाई से सेशन स्टार्ट हुआ, अगस्त में रक्षाबंधन आ जाएगा, उसके समय के आसपास रक्षाबंधन को पढ़ सकें। उसके 8-7 पाठों के बाद में हम दीपावली का पाठ रख सकते हैं, लास्ट में चल करके हम होली का पाठ रख सकते हैं। ऐसे जो समय जो त्योहार या व्रत जिस वक्त आ रहा हो उसके बारे में उस वक्त ही आप ये जो कार्य है वो कर सकते हैं। और एक सिद्धांत है बहुमुखी सिद्धांत, जिसमें मौखिक कार्य के साथ साथ लिखित कार्य भी होना चाहिए। सभी के सामूहिकता की बात यहां पर की जाती है। फिर यहीं पर शिक्षण सिद्धांतों के साथ में ही शिक्षण सूत्र आते हैं। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत शिक्षण सूत्र है और कौन सा नहीं है। विशेष तौर पर हर्बर्ट स्पेंसर, कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, कॉमेनियस इत्यादि ने इनका विशेष प्रयोग किया है। सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षण, विभिन्न प्रकार के श्रवण, भाषण, पठन, लेखन के माध्यम से, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह भी एक शिक्षण सूत्र है। इन सब के बारे में आप परिचित हैं। सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका विशेष तौर पर प्रयोग किया है, यह ध्यान रखें। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का विशेष प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। पूर्ण से अंश की ओर, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो पूर्ण से अंश की ओर है इसका जो आधार है वो गेस्टाल्टवाद या अवयवीवाद। ये क्या कहता है कि एक बार आप पहले समग्र वस्तु को देख करके फिर पार्ट्स की तरफ चलेंगे। अवयवीवाद पहले समग्र को लेकर के फिर अवयव की ओर चलता है। इसलिए पूर्ण से अंश की ओर, एक विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इनको केवल आप नाम मात्र से याद रखें। विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, या फिर उदाहरण से नियम की ओर, जिसको आप आगमन विधि भी कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य भी आगमन विधि ही कहलाती है। और अनुभव से तर्क की ओर, ध्यान रखना इसको विशेष तौर पर, इसको लेकर के प्रश्न आ सकता है। पहले अनुभव होगा तभी हम जाकर के तर्क की ओर जाएंगे, अनुभव के बाद ही तर्क की ओर जाएंगे। पहले तर्क नहीं होगा, पहले अनुभव होगा, अनुभव से तर्क की ओर बढ़ने का कार्य हम करेंगे। मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, तर्क बाद में आएगा, पहले अनुभव या मनोविज्ञान आएगा। ये थोड़ी सी चीज आपको अवश्य तौर पर ध्यान रखनी है। तो यहां पर जो बातें विशेष थी उनको हमने यहां पर बताया है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक हो गया हमारा भाषा के सिद्धांत या भाषा शिक्षण के जो जितने भी सूत्र हैं उनके बारे में। अब मैं ले रहा हूं जो सहायक सामग्री का पार्ट है, जिसमें अधिगम और संप्रेषण के साधन हैं,
उनसे संबंधित जो विषय हैं उनको आप क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। सबसे पहली बात महत्वपूर्ण है, अधिगम से संबंधित एक थ्योरी है डेल का अनुभव शंकु, कौन ऑफ द एक्सपीरियंस। अनुभव शंकु का सिद्धांत ये जो विभिन्न सहायक सामग्री हैं इनसे संबंधित हैं। ये ध्यान रखना, ये जितने भी सहायक सामग्रियां केवल साधन हैं, कभी भी साध्य नहीं। एक साथ केवल एक ही प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, अनेक साधन एक साथ प्रयोग में नहीं आने चाहिए। इनको रुचिकार बनाने के लिए, छात्रों को सक्रिय करने के लिए, सुग्राह्य बनाने के लिए, उनमें ज्ञान को मजबूत करने के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए, लंबे समय तक उनको परमानेंट रखने के लिए या उनको क्रमिक तौर पर चिंतन की प्रेरणा देने के लिए ये जो शिक्षण कार्य है, जो विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे जो साधन हैं, विशेष तौर पर आपसे परीक्षा में जो भेद पूछा जाएगा वो श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य साधन है। इसमें एक लॉजिक छोटा सा याद रख लेना, पढ़ते वक्त विषय को समझने के लिए यदि आप केवल कानों का ग्रहण करके, कानों के माध्यम से विषय का ग्रहण कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे श्रव्य सामग्री, श्रव्य साधन। और केवल कान और केवल आंखों का प्रयोग कर रहे हैं देख करके और कान का प्रयोग नहीं हो रहा तो उसको हम कहेंगे दृश्य सामग्री। और जिसमें आंख और कान दोनों एक साथ काम आकर के आपको अधिगम हो रहा हो, वहां उनको हम कहेंगे श्रव्य दृश्य साधन कहेंगे। इसमें ज्यादा कठिन की बात नहीं है, ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न विभिन्न टेस्ट में आपको मैं पूछ चुका हूं। इस प्रकार से देखिए, अधिगम और संप्रेषण के साधनों को 3 जगह बांट लिया हमने, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य। इनमें से भी दृश्य को प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित। देखो प्रक्षेपित अप्रक्षेपित क्या होता है मैं बता भी चुका, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। प्रक्षेपित का मतलब हुआ प्रोजेक्शन होकर के कोई स्क्रीन बने, जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में दूसरी जगह से आकर के स्क्रीन बनी तो यह कहलाएगा प्रक्षेपित सामग्री, जिसको भी स्थिर और गति युक्त, जैसे मान लो स्लाइड एक जगह है उसको तो हम कहेंगे स्थिर। जैसे मान लो ये जो स्लाइड मैं लेकर के आया हूं, यदि ये प्रोजेक्टर से आ रही होती तो स्थिर में आ जाती, और यदि मैं यहां पर कोई वीडियो लेकर के आता, वीडियो को आपके सामने चला रहा होता तो वो कैसे हो जाती, गति युक्त, विद मोशन हो जाती। ठीक है, लेकिन इसमें प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित में ध्यान रखना, क्योंकि दृश्य सामग्री है, आवाज का इनसे कोई लेना देना नहीं होता, आवाज कभी फेंकी नहीं जाती, ये ध्यान रखना। श्रव्य में कभी भी ये प्रक्षेपित अप्रक्षेपित का भेद नहीं होता, केवल दृश्य में ही संभव है, क्योंकि श्रव्य के अंदर ध्वनि और श्रव्य दृश्य के अंदर भी ध्वनि है, दोनों जगह ध्वनि होती है। ध्वनि का कभी प्रक्षेपण नहीं हो सकता, केवल दृश्य सामग्री का ही प्रक्षेपण हो सकता है। आप तो इतना सा याद रख लेना, प्रक्षेपित से पर्दा याद रख लेना, जहां पे पर्दा लगा वो प्रक्षेपित है, जहां पे स्क्रीन बनी वो प्रक्षेपित है, और जहां पे स्क्रीन नहीं बनी वो अप्रक्षेपित है। अब जो अप्रक्षेपित है उनको 2D और 3D में किया जा सकता है। अब देखो प्रक्षेपित में 2D 3D नहीं आ सकते, जो दूसरी जगह स्क्रीन बन रहा है ना वो हमेशा एक तरफा ही होता है, उसको सामान्य तौर पर 2D माना जाता है, उसमें 3D होती नहीं है कभी। 2D और 3D का जो भेद है वो हमेशा नॉन प्रोजेक्शन में माना गया है, और 2D और 3D में भी आपको डिफरेंस में कई बार बता चुका। 2D और 3D के अंदर क्या कार्य होता है, 2D में हम ज्ञान केवल एक एंगल से प्राप्त करते हैं और 3D में हम सभी एंगल से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो कक्षा में आपने ये पेन दिखाया, अब पेन को आप सभी एंगल से देख सकते हैं, तो ये तो हो गया 3D। लेकिन आपने कोई यहां पर रेखा चित्र बनाया या फिर आपने मानचित्र लटकाया तो वो कहलाएगा 2D। तो ये 2D और 3D का डिफरेंस है, वो डायमेंशंस को लेकर के है, कैसे कैसे किस किस रूप में होगा। ठीक है, कुछ स्लाइड के अंदर छोटे अक्षर है, कोई बात नहीं, काम चला लीजिएगा। अभी जो श्रव्य सामग्री है मैंने बताया श्रवणेंद्रिय, अर्थात कान का प्रयोग होगा, केवल कान का। देखो एक शब्द का प्रयोग किया है, केवल श्रवणेंद्रिय, केवल कान का प्रयोग होकर के हमें विषय का अधिगम हो, विषय को हम समझें, तो उनको श्रव्य सामग्री कहते हैं। जिनमें कौन कौन सी सामग्री आ गई, देखो रेडियो आ गया, आकाशवाणी जिसको संस्कृत में कहा जा सकता है, ग्रामोफोन जिसको वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र कहा जा सकता है, टैप रिकॉर्डर जिसको ध्वनि पंजिका, ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला टैप रिकॉर्डर, और लिंग्वा फोन जिसको भाषा पंजिका या फिर सीतावाद्य कहा जाता है, ध्वनि संचिका या ध्वनि अभिलेख, या फिर टेली टीचिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ध्यान रखना
यहां पर टेली टीचिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यहां पर टेलीफोनिक है, वीडियो कॉल नहीं, टेलीफोनिक, टेलीफोन से, अर्थात केवल ध्वनि रूप में। जैसे आपने किसी डॉक्टर को अपने रोग के बारे में बताया और आप उससे ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। विशेष तौर पर कोरोना पीरियड के दौरान आपने देखा होगा काफी डॉक्टर्स ने टेलीफोनिक जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो स्टार्ट की। तो आपने बताया कि मेरे ये हो रहा है और डॉक्टर ने दवाई बता दी कि ये दवाई ले लेना। तो वो ध्यान रखना श्रव्य साधन के अंदर ही स्वीकार्य होगा। आपने गुरुजी को फोन करके पूछा कि बताइए गुरुजी इसमें कौन सा प्रश्न होगा, श्रव्य सामग्री माना जाएगा, वो श्रव्य दृश्य नहीं। लेकिन यदि वही वीडियो कॉल हो जाता या फिर वो यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे होते तो वो दृश्य श्रव्य में पहुंच जाता। ठीक है, तो इनको ध्यान रखें। विशेष तौर पर यदि कोई प्रश्न आएगा तो सामान्य तौर पर इनसे लिंगवा फोन, टैप रिकॉर्डर या फिर रेडियो इत्यादि आकाशवाणी को लेकर के सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा है जो दृश्य साधन है, दृश्य साधन जिसमें केवल, देखो इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जहां पर केवल देख करके आंखों के माध्यम की बात आई है। और यहां पर भी हम दो जगह बांट रहे हैं, सामान्य और यांत्रिक। सामान्य और यांत्रिक का फर्क कितना है, जहां पर लाइट की जरूरत पड़ जाए वो यांत्रिक में पहुंच जाएगा और बाकी सारे के सारे सामान्य माने जाएंगे। ब्लैक बोर्ड सभी जानते हैं, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, चार्ट, भित्तिपत्र, प्रतिकृति या मॉड्यूल या फिर पाठ्य पुस्तक, ये सारे के सारे दृश्य सामग्री हैं। संदर्भ पुस्तक, विश्वकोश, समाचार पत्र पत्रिका, संग्रहालय या फिर पुस्तकालय, केस स्टडी या मुख चित्र, ये सारे के सारे जो हैं वो सामान्य सामग्री में है। जबकि यांत्रिक साधन में ये तीन प्रकार के प्रोजेक्टर, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र, ये सारे के सारे प्रोजेक्टर में आ गए। और यांत्रिक में एक आता है स्टीरियोस्कोप। ध्यान रखना, स्टीरियोस्कोप प्रोजेक्शन में नहीं है। स्टीरियोस्कोप केवल और केवल त्रिविमेक्ष है, आकृति विस्तारक मात्र है। यदि आप किसी दूरबीन इत्यादि प्रकार का एक यंत्र विशेष हुआ करता है स्टीरियोस्कोप, उसी के अंदर कोई आकृति बड़ी दिखाई देती है, उसको रखने के लिए या उसके 3 डायमेंशन देखने के लिए त्रिविमदर्शी भी उसको कहा जाता है, त्रिविमेक्ष भी कहा जाता है, ये हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। प्रक्षेपित अप्रक्षेपित की बात मैंने आपको समझा दी है। जहां पर एक पर्दे की बात बन रही हो उसको तो प्रक्षेपित कहेंगे, और जहां पर विद्युत या स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होती है उसको अप्रक्षेपित कहेंगे। और ये जो अप्रक्षेपित है इसी को 2D और 3D, जिसको हम द्विआयामी, त्रिआयामी, द्विविमीय, त्रिविमीय ये नाम भी दिए जा सकते हैं। द्विआयामी, त्रिआयामी के साथ में द्विविमीय, 2 विमाएं और त्रिविमीय ये शब्द भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, क्रमशः 2D और 3D के लिए। संस्कृत में जब पेपर आए तो ऐसे शब्दों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। 2D किसको कहते हैं मैंने बता दिया आपको, जिसमें एक एंगल से हम ज्ञान का ग्रहण कर सकें। पोस्टर, नक्शे जितने भी प्रकार के हैं, चार्ट जितने भी प्रकार के हैं, वो सारे के सारे 2D होंगे। जबकि 3D के अंदर देखो मॉड्यूल हो जाएंगे, सारे के सारे मॉडल्स जितने भी बनते हैं, जितने भी स्पेसिमेन या मोकअप्स हैं वो सारे नमूने। डायरोमा, उच्चावच उभावदार मानचित्र, ध्यान रखना सामान्य मानचित्र तो 2D के अंदर आता है, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, ऐसे मानचित्र होते हैं जो उभावदार होते हैं, ऊंचाई के अनुसार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए होता है। उसको हम कहां पर रखेंगे, उच्चावच या उभारदार मानचित्र में। ऐसे ही इसी प्रकार का हम ग्लोब भी रख सकते हैं। ग्लोब को भी 3D के अंदर मानना होगा, क्योंकि ग्लोब को हम एक एंगल से न देख करके सभी एंगल से देख सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, यद्यपि है तो वो भी मानचित्र। देखो मानचित्र के 3 प्रकार हो गए। सामान्य मानचित्र 2D के अंदर हो गया, उभारदार मानचित्र या फिर ग्लोब है वो 3D के अंदर हो जाएगा। उसको सभी ठीक है वो सारे के सारे फोन इत्यादि है। फोन इत्यादि के प्रसंग में 2D 3D को लेकर के विषय के प्रसंग पर डिपेंड करेगा। कठपुतली, अकेला कठपुतली या फिर केवल कठपुतली तो दृश्य सामग्री है, लेकिन कठपुतली नृत्य, कठपुतली शो, पपेट शो, यदि वहां पर शो की बात आ जाए, दृश्य की बात आ जाए तो फिर दृश्य श्रव्य में पहुंच जाएगा। होलोग्राम भी 3D के अंदर है। होलोग्राम यद्यपि सभी लाइट को इकट्ठा करके बनता है, लेकिन उसको हम सभी एंगल से देख सकते हैं, लेकिन यहां पर स्क्रीन नहीं होती, पर्दा नहीं होता, इसलिए इसको प्रोजेक्शन के अंदर स्वीकार नहीं किया जाता। ये सारी चीजें ध्यान रखना।
परीक्षा में प्रश्न आएगा। प्रक्षेपित के अंदर क्या होता है, एक ही जगह पर कम जगह के ऊपर ज्यादा लोगों को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर आप जानते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर में तो स्लाइड फिक्स होती है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के अंदर स्लाइडिंग वहां पर चल रही होती है, मूविंग स्लाइड होती है। स्टीरियोस्कोप इत्यादि को हम यहां पर रख सकते हैं प्रक्षेपण इत्यादि के प्रसंग में। इसके अलावा कुछ जगह माइक्रोफिल्म्स, माइक्रो कार्ड्स, पीपीटी, स्लाइड जिनका प्रयोग हम प्रक्षेपण के दौरान कर सकते हैं, उन सबको भी यहां पर उनसे संबंधित जो सामग्री है उसको भी रख सकते हैं। स्तंभ लेख, शिला लेख, गुहा लेख इत्यादि के प्रसंग में यथा समय बता भी चुका हूं। जैसा एंगल है वैसा सारा का सारा प्रश्न उसी के अनुसार से होगा। जैसे मान लो कोई शिला है, शिला के ऊपर लिखा हुआ है, एक तरफ से लिखा हुआ है, जब तो वो 2D हो गया, ज्ञान एक तरफ से हो रहा है। लेकिन जैसे मान लो कोई स्तंभ है, खंबा है, अब खंबे के चारों तरफ लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, सभी एंगल से आप ज्ञान ले रहे हैं। ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र के ऊपर एक तरफ से लिखा जाता है तो 2D हो गया। तो ध्यान रखना विषय के अवगमन के दृष्टिकोण से आपको समझना है। ठीक है, आगे आते हैं श्रव्य दृश्य साधनों में। जैसे कि आपको पता है कान और आंख दोनों का प्रयोग होगा। टेलीविजन, कंप्यूटर, फिल्म्स, नाटक, श्रव्य दृश्य अभिलेख, ऑडियो वीडियो टेप और लैंग्वेज लेबोरेटरी। आधुनिक जो लैंग्वेज लेबोरेटरीज हैं, वर्तमान में जितनी भी लैंग्वेज लेबोरेटरीज बनती हैं वो सारी की सारी लैंग्वेज लेबोरेटरीज, ध्यान रखना, श्रव्य दृश्य में है। पुरानी प्रकार की जो भाषा प्रयोगशालाएं होती थी उनमें केवल श्रव्य हुआ करता था, दृश्य नहीं होता था। आधुनिक युग में स्क्रीन इत्यादि के माध्यम से, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से दृश्य की बात भी होती है। इसको लैंग्वेज लेबोरेटरी को, भाषा प्रयोगशाला को आप श्रव्य दृश्य में स्वीकार करेंगे। इंटरनेट या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मशीन, लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पेरिस्कोप, डेकास्ट, यूनाउ, जेडब्ल्यू नाउ, ब्रॉडकास्ट मी, जाइप इत्यादि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो लाइव करने में काम आते हैं। वो सारे के सारे जितने भी मल्टीमीडियाज हैं उनको भी हम दृश्य श्रव्य में स्वीकार करेंगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, शैक्षिक भ्रमण, प्रदर्शनी, सीसीटीवी, इंटरैक्टिव बोर्ड इत्यादि, इन सबको श्रव्य दृश्य सामग्रियों में स्वीकार करेंगे। इंटरैक्टिव बोर्ड को भी श्रव्य दृश्य, सामान्य जो बोर्ड होता था पहले, जो बोर्ड डिजिटल बोर्ड या सामान्य बोर्ड, तो वो अलग हो गया, वो केवल दृश्य सामग्री में था। लेकिन इंटरैक्टिव पैनल्स में क्या होता है, यहां पर ऑडियो भी आ सकता है, आवाज भी आ सकती है, कोई वीडियो चलाया जा सकता है, इसलिए इनको भी ऑडियो वीडियो सामग्री जो है उनमें रखा जाता है। इन सबको ध्यान रखना आप। यूट्यूब इत्यादि सारे के सारे मैंने बता दिया जो हमारा है, इसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर स्वीकार करेंगे। ठीक है, अब एक सामग्री है पाठ्य पुस्तक, और इसको भी आपके पाठ्यक्रम में अलग से रखा गया है, इसलिए इसकी भी चर्चा हम अलग से कर लेते हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक के लिए जो बुक शब्द है, ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न बन सकता है। बुक शब्द जर्मन भाषा के बीक शब्द से बना है, ठीक है, और जिसका अर्थ है वृक्ष है। इनको लेकर के प्रश्न बन सकता है। पुस्तकों के दो प्रकार विशेष तौर पर ध्यान रखना, सूक्ष्म अध्ययन और विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें। सूक्ष्म अध्ययन में गंभीर अध्ययन होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होगी, सूक्ति लोकोक्तियों का प्रयोग होगा, कठिन शब्दावली का प्रयोग होगा, जबकि विस्तृत अध्ययन में सरल भाषा का प्रयोग होगा, शीघ्रता से बोलने की बात आएगी। द्रुत का मतलब क्या हो गया, तीव्र से पढ़ना। जैसे आप आपके पाठ्यक्रम की कोई किताब पढ़ते हो ना, पाठ्यक्रम की किताब, उसको तो हम कहेंगे सूक्ष्म अध्ययन। और आपने सुबह सुबह अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ते ही वो कहां पर आ गया, विस्तृत अध्ययन में पहुंच जाएगा। जल्दबाजी में पढ़ लिया, कैसे पढ़ना था ध्यान नहीं रखा, शीघ्र वाचन का अभ्यास आपने किया तो वो पहुंच जाएगा विस्तृत अध्ययन में। दो प्रकार की पुस्तकें हुआ करती हैं। पुस्तकों के प्रसंग में कुछ प्रारंभिक सामग्री होती है, शीर्षक उसका टाइटल क्या हो, जैसे साफल्यम, तो उससे पता लग गया कि यह संस्कृत से जुड़ी हुई पुस्तक है। लेखक, राइटर कौन है, प्रकाशक, उसको पब्लिश कौन कर रहा है, उसकी भूमिका क्यों लिखी गई है, किसको लेकर के लिखी गई है, उसमें इंडेक्स और उसकी जो चित्र सूची या कोई भी इंडेक्स सूची या मानचित्र सूची इत्यादि कोई है, तो वो सारा, ये सारे के सारे प्रारंभिक सामग्री माने जाएंगे। जबकि अंदर क्या क्या होना चाहिए, सौदेश्यता, उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए, स्तर के अनुसार होनी चाहिए, व्यवहारिकता से जुड़ी हुई होनी चाहिए,
रोचकता से जुड़ी हुई होनी चाहिए, विषय वैविध्य, अनेक प्रकार के विषय शामिल हों, नैतिकता की बात हो, आधुनिक विषयों का समावेश हो। ये सारे की सारी चीजें आंतरिक पक्ष हैं, इंटरनल पार्ट हैं, उसके अंदर की बातें हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बाह्य पक्ष, इसका क्या क्या होगा? बाह्य पक्ष बाहरी पक्ष, उसकी साइज क्या होगी, उसका संपादन कैसा हुआ है, चित्र, मुद्रण, शुद्ध इत्यादि, नाम कैसा होना चाहिए, आवरण कैसा होना चाहिए, मूल्य कितना, ये सारे के सारे बाह्य सामग्री मानी जाती हैं। जबकि वहां पर सहायक सामग्री के रूप में अध्यापक, टीचर्स गाइड, अर्थात अध्यापक कैसे पाठ को पढ़ाए, या उसके साथ और कोई पुस्तक पढ़ने का प्रसंग, या फिर कोई वर्कबुक इत्यादि, इनको सह संबंधी। यदि यहाँ पर कोई प्रश्न आता है तो आंतरिक बाह्य को लेकर के प्रश्न आ सकता है, कौन सा पक्ष आंतरिक है, कौन सा पक्ष बाह्य है, या कौन सा पक्ष प्रारंभिक सामग्री है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अवश्य तौर पर देख लेना। एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, पाठ्य सहगामी प्रवृत्ति को लेकर के अभी तक नहीं पूछा गया है, और अब की बार पूरी संभावना है कि पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों को लेकर के प्रश्न आए। इन दोनों में साहित्यिक और सांस्कृतिक में जो भेद है उसको कैसे समझेंगे, एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से समझ जाइए, काम खत्म हो जाएगा। इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? छात्रों में रुचि पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना, उनमें सृजनात्मकता लेकर के आना, कल्पना शक्ति इत्यादि का विकास करना, और इन सारे उद्देश्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर साहित्यिक, आपको ध्यान होगा मैं प्रत्येक चीज का उद्देश्य अवश्य तौर पर बता रहा हूं, क्योंकि उद्देश्य को लेकर के प्रश्न अवश्य तौर पर बनेगा। ठीक है, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधि, इनके अंदर कैसे जो विभाजन करेंगे, आप एक छोटी सी चीज याद रख लीजिएगा। साहित्यिक और सांस्कृतिक में क्या फर्क है? ये नाच, गान, अभिनय इत्यादि, ये तो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाचना, गाना, नाटक इत्यादि, ये जितने भी है ना, अभिनय करवाना, यज्ञ करवाना, ये सारे के सारे कहलाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, और बाकी चीजें कहलाएंगी साहित्यिक कार्यक्रम। नाच, गान, अभिनय, नाच, गान, अभिनय, इन तीन चीजों को आप सांस्कृतिक में रख लेना। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लो, 26 जनवरी को कार्यक्रम होते हैं ना, 26 जनवरी को कार्यक्रम, नाच, गान इत्यादि वाले जो प्रसंग विशेष तौर पर हैं, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें कैसे कैसे भेद करेंगे। वाद विवाद, भाषण, कवि सम्मेलन, श्लोक पाठ, कथा कथन, कथा लेखन, निबंध लेखन, विद्यालय पत्रिका, विचार गोष्ठी, ये सारे के सारे हमारे पाठ्य सामग्री के साथ जुड़े हुए होते हैं। सहितस्य भाव है साहित्य, और साहित्यिक प्रवृत्ति पठन के साथ वाली बात है, तो इनको तो साहित्यिक कहेंगे। आपको तो एक चीज समझ में आ जानी चाहिए ना, साहित्यिक में और कौन कौन सी आ सकती हैं? अंत्याक्षरी, ठीक है, सुभाषित, समस्या पूर्ति, पहेली, चुटकुले, शब्द क्रीड़ा, पढ़ने की स्पर्धा, ये सारे के सारे पठन से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको साहित्यिक क्रियाएं कहते हैं। जबकि आप तो ये याद रख लो, सांस्कृतिक वाला याद रख लेना। सांस्कृतिक में कैसे? नाटकों का अभिनय और एकांकी, बात एक ही है ना, चाहे नाटक कर लो चाहे एकांकी कर लो। नाटकों में विभिन्न दृश्य होते हैं, एकांकी में एक ही दृश्य होता है। ये मान लीजिएगा एकांकी एक ही एपिसोड होता है, जबकि नाटकों में अनेक अंकों को मिलाकर के, अनेक एपिसोड को मिलाकर के एक बनाना, ये कहलाता है नाट्याभिनय। गीत, संस्कृत दिवस, जयंती, दुर्लभ ग्रंथों को दिखाना, यज्ञ इत्यादि करवाना, जिनका पढ़ाई से लेना देना नहीं है, ये सारे के सारे सांस्कृतिक, विशेष तौर पर इन तीन को याद रख लो आप। नाटक, एकांकी, गीत, संगीत इत्यादि जो हैं, सारे के सारे नृत्य इत्यादि, वो सारे सांस्कृतिक गतिविधियों के अंदर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं आगे। अब आपको मैं एक चीज ऐसी बता रहा हूं संप्रेषण को लेकर के। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण का मतलब हुआ गुरुजी अपनी बात को छात्रों तक पहुंचा सकें और छात्र अपनी बात को गुरुजी तक पहुंचा सकें। ये द्विमार्गी, दो, जिसको हम कह सकते हैं ना, दोनों मार्ग, अध्यापक से छात्र तक और छात्र से अध्यापक तक, ये प्रक्रिया कहलाती है संप्रेषण। इसी को हम क्या कहेंगे? संप्रेषण कहेंगे। द्विमार्गी संप्रेषण होना चाहिए। अपनी पाठ्य वस्तु को जब आप संप्रेषित कर पाएंगे तभी जाकर के शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। साथ में यहां पर संप्रेषण को लेकर के एक चीज ध्यान रखना, एक दो मनोवैज्ञानिक सैनन और वीवर, इनका एक मॉड्यूल है, 1949 के अंदर ये डेवलप किया गया था।
इन दोनों के द्वारा बनाया गया जो मॉड्यूल था उसको सेनन वीवर मॉड्यूल कहा जाता है। 1949 के अंदर डेवलप इसको किया गया था। ठीक है, अब मैं यहां पर जो 5 चीजें बता रहा हूं इनको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी सवाल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? संप्रेषण की प्रक्रिया में देखो, स्रोत या संप्रेषक शिक्षक होता है, सेंडर होता है। कोई भी बात को भेजने वाला हमेशा जो संप्रेषक होगा उसको हम कहेंगे शिक्षक। जितने भी सूचनाएं हैं उनको संदेश कहा जाएगा, मैसेज कहा जाएगा। जैसे मान लो मैं आज शिक्षण विधि पढ़ा रहा हूं, तो शिक्षण विधि का कंटेंट तो यहां पर संदेश हो गया और मैं यहां पर हो गया स्रोत या संप्रेषक। और जिस माध्यम से, जैसे या तो मौखिक तौर पर या फिर मैं आपको YouTube के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूं, यह संप्रेषण का माध्यम है। और ग्राही कौन है? आप है, रिसीवर, विद्यार्थी ग्राही है। और आप जो यहां पर कमेंट कर रहे हैं या आप एग्जाम के अंदर आपका जो प्रदर्शन करेंगे वो कहलाएगा प्रतिपुष्टि। मेरे यहां पर चिल्लाने से, यहां पर बताने से, यहां पर आपके लिए परिश्रम करने से, यहां पर आप सभी के सामने प्राणों को निकालने का फल कब मिलेगा? जब आप एग्जाम के अंदर बेहतर से बेहतर करके आएंगे। वही क्या है? फीडबैक है, वही मेरा प्रतिपुष्टि है। व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, यह प्रतिपुष्टि है। तो इन 5 को लेकर के मुझे तो यह लगता है कि चारों पेपर के अंदर एक एक प्रश्न यहां से बन जाएगा। संप्रेषण को लेकर के आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। संप्रेषण और अधिगम के साधन हो गए हैं। अब आता हूं मैं मूल्यांकन और परीक्षा की ओर। मूल्यांकन और परीक्षा का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। 4-5 प्रश्न यहां से बनते हैं। कैसे कैसे बन सकते हैं, किस किस रूप में बन सकते हैं। पानी पी लूं आपकी अनुमति हो तो। हाँ देखिए, मूल्यांकन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। मूल्यांकन और परीक्षा ये दोनों अलग अलग चीज हैं। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, परीक्षण एक सीमित प्रक्रिया है। छोटा कॉन्सेप्ट है परीक्षण या परीक्षा, और मूल्यांकन एक बड़ी प्रक्रिया है। मूल्यांकन सर्वपक्षीय होता है, जबकि शिक्षण एक पक्षीय परीक्षा एक पक्षीय हुआ करती है, परीक्षण इत्यादि। मूल्यांकन में क्या क्या होना चाहिए? वैधता, वैलिडिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। अब मैं यहां पर कुछ आपको अभ्यास करवाता हूं ताकि आप इसको यहां पर मैं आप समझ सकें। वैधता का मतलब यह हो गया, कोई वैधता और विश्वसनीयता कई एंगल्स में एक दूसरे के पर्यायवाची भी हो जाते हैं। नियमानुरूप, पाठ्यक्रम के अनुरूप, स्तर के अनुसार यदि हम परीक्षा करें, मूल्यांकन करें, तो वो वैध होगा, विधि सम्मत होगा, कानूनी होगा। नहीं तो फिर कोर्ट में केस होगा। यदि वैध नहीं है तो कोर्ट में केस होगा। नंबर 1 विश्वसनीयता। विश्वसनीयता इस एंगल पर सभी को फेयर एग्जाम हो, पेपर आउट नहीं हो। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार के किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं हो, मूल्यांकन सही हो। यह नहीं कि वो मार्कशीट ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, यह डर नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन विश्वसनीय। व्यवहारिक। व्यवहारिक कैसे? आपसे जो प्रश्न पूछे जाएं वो प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जाएं जिनका दैनिक जीवन में कोई उपयोग है। यह नहीं कि रटे रटाई प्रश्न पूछें, यह व्यावहारिकता होना जरूरी है। न्याय संगत, ये वैधता के साथ हम जोड़ सकते हैं। सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, सभी के लिए पेपर समान हो, एक ही समय में परीक्षा हो, वो न्याय संगत कहलाएगा। उपयोगिता, जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, आपसे जो पूछा जा रहा है उसकी उपयोगिता भी कोई होनी चाहिए। व्यापकता, केवल एक नहीं कि आपका पेपर बनाया और सारे के सारे प्रश्न परीक्षा मूल्यांकन से जोड़ दिए, ऐसा नहीं। पाठ्यक्रम के प्रत्येक शीर्षक से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। बाल केंद्रित, बालक को ध्यान में रख करके, यह नहीं कि गुरुजी अपनी विद्वत्ता के लिए पेपर बनाएं, नहीं, बालक को ध्यान में रख करके पेपर बनाएं, तो यह कहलाएगा बाल केंद्रित। आपको 10 प्रश्न देकर के कह दिया जाए कोई से भी 5 कर लो, तो यह बाल केंद्रित की बात है। और यह मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया होती है, अर्थात
रेगुलर चलने वाली प्रोसेसिंग हुआ करती है। ये सारे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। ये जो मैं आपके सामने डायग्राम रख रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन में क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होगा। उद्देश्यों का निर्धारण होने के बाद शिक्षण की प्रक्रिया होगी। शिक्षण की प्रक्रिया के बाद मूल्यांकन होगा। फिर उसमें कोई कमी निकल गई तो फिर वापस उद्देश्य निर्धारण, फिर शिक्षण की प्रक्रिया, फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन के दौरान ही निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण के बाद फिर से उद्देश्य डिसाइड करके शिक्षण होना, उपचारात्मक शिक्षण। ये एक सर्किल चलता रहता है। ये ध्यान रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं आगे। परीक्षण और मूल्यांकन में क्या भेद है मैं आपको बता ही चुका हूं। परीक्षण केवल एक तरफा होता है ज्ञानात्मक क्षेत्र से, जबकि मूल्यांकन में सारे पक्ष समाहित होते हैं। परीक्षण सीमित होता है जबकि मूल्यांकन व्यापक होता है। और परीक्षण को हम परसेंटेज में या नंबरों में हम निर्धारित कर सकते हैं। मूल्यांकन के अंदर जो हमारे चेंजेज हैं, सूक्ष्म अध्ययन उनका किया जाता है। इन तीनों दोनों के अंदर ऐसे डिफरेंस किया जा सकता है। अब आपका जो समय सबसे बड़ा संदेहास्पद प्रश्न यह होता है कि मूल्यांकन के कितने भेद माने जाएं। मूल्यांकन के भेदों की जब हम चर्चा करें, विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं। मैं तो यह कहूंगा कि आपको मूल्यांकन के 3 भेद मानने चाहिए। सबसे पहले आंतरिक, बाह्य और आंतरिक बाह्य। ये ज्यादा महत्वपूर्ण भेद हैं। कैसे कैसे सुन लीजिएगा। इसके अंदर मैंने एक छोटी सी थ्योरी आपको बताई थी, यदि आपने सभी ने देख लिया होगा। यूट्यूब के ऊपर अलग से वीडियो भी मैंने रखा था, वो भी आप रख सकते हैं। वीडियो को लाइक तो कर दो महापुरुषों, ये भी कहना ही पड़ेगा क्या। सुनो, देखो एक एक्स वाई की थ्योरी मैंने बताई। देखो इसमें 2 चीज हैं, एक तो पढ़ाने वाला, एक पेपर बनाने वाला और एक कॉपी चेक करने वाला। ये 3 चीजें। पढ़ाने वाला तो सब जगह मान लेते हैं एक्स है, इसका तो कोई चेंज कर नहीं सकते। पढ़ाने वाला तो कभी चेंज होगा ही नहीं। पेपर एक्स नहीं बनाया हो, कॉपी भी एक्स ही चेक कर रहा हो, तो यह कहलाएगा आंतरिक मूल्यांकन। पढ़ाने वाला टीचर, ध्यान रखना स्कूल इत्यादि को मत सोचना, टीचर और वही टीचर, जैसे मैं आपका रीट का पेपर बनाऊं ना, तो यह कहलाएगा आंतरिक मूल्यांकन। मैंने पढ़ाया, मैंने पेपर बनाया, मैं कॉपी चेक करूं तो आंतरिक मूल्यांकन कहलाएगा। केवल मैं, पढ़ाने वाला टीचर की विशेषता बात है यहां पर। ध्यान रखना, संस्था की बात नहीं है, कोई स्कूल की बात नहीं है। ठीक है, नंबर 1, पेपर बनाया पढ़ाने वाले ने, कॉपी बाहर चेक हो रही है, या फिर सॉरी, इसमें पेपर भी बाहर से बना, पेपर भी बाहर से बना और कॉपी भी बाहर चेक हुई, तो यह कहलाएगा बाह्य मूल्यांकन। दोनों बाई बाई है, तो यह बाह्य मूल्यांकन। पेपर बनाया पढ़ाने वाले ने, कॉपी भी पढ़ाने वाले ने चेक की, तो आंतरिक। पेपर बाहर वाले ने बनाया, कॉपी भी बाहर वाले किसी ने चेक की, तो बाह्य। और यदि मिक्स हो गया, जैसे पेपर बनाया एक्स ने, पढ़ाने वाले ने, कॉपी चेक की वाई ने, या फिर पेपर तो बनाया वाई ने, कॉपी चेक की एक्स ने, मिक्स हो गया, तो इसी को कहते हैं आंतरिक बाह्य। मैं बहुत विस्तार से समझा चुका हूं, इसलिए जो ये जितने भी हैं सारे के सारे प्रसंग ये यहां पर आप पढ़ चुके हैं। जो आपका दैनिक गृह कार्य, कक्षा कार्य का परीक्षण है, वो आंतरिक मूल्यांकन कहलाएगा। जैसे बोर्ड, यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो परीक्षा होती है उसको बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। और आंतरिक मूल्यांकन में दोनों का मिलाजुला स्वरूप होता है। कुल मिलाकर के 6 पोजीशंस होती हैं, जिसकी विस्तार से मैं चर्चा कर चुका। आंतरिक बाह्य के प्रसंग में उनका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे परीक्षा की ओर। परीक्षा के प्रसंग में 2 चीजें विशेष तौर पर, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा को लेकर के प्रश्न अवश्य तौर पर आएंगे। मौखिक परीक्षा में क्या होता है, हम 3 कौशलों की परीक्षा करते हैं, श्रवण, भाषण और पठन। मौखिक तौर पर यदि वहां पर अभिव्यक्ति हो, मुख से अभिव्यक्ति हो, उत्तर की अभिव्यक्ति मुख से हो, तो उसको मौखिक परीक्षा कहेंगे। जैसे सलाका परीक्षा। सलाका का अंदर क्या होता है, एक किताब के अंदर कहीं पर भी लोहे की सलाई रख दें या लकड़ी की सलाई रख दें और वहीं से प्रश्न पूछ लें, उसको सलाका परीक्षा कहा जाता है। मौखिक का भेद है। शास्त्रार्थ या डिस्कशन करना, वो साक्षात्कार, ये भी मौखिक हुआ करता है। इन सब के बारे में आप परिचित हैं। इसी प्रकार से भाषण, अंत्याक्षरी, तर्क वितर्क, मौखिक प्रश्नावली,
या टेम एक्स टेम्पोर जिसको आप बोलते हैं, जो सद्य भाषण या आशु, ये सारे के सारे मौखिक परीक्षाओं में आते हैं। जबकि यहां पर लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा के अंदर केवल एक ही कौशल का विकास होता है, और वो कौशल कौन सा है? लेखन कौशल है। एक ही कौशल का विकास होगा, लेखन कौशल। अब इसमें मैं कुछ बातें बता रहा हूं, वो आप एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रख लीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्न का मतलब यह है जिसको कम से कम ऐसा कोई भी जवाब, ये मान लीजिएगा, जिसमें अलग अलग टीचर चेक करें तो अलग अलग अंकन हो, उसको हम निबंधात्मक परीक्षा में रखेंगे। और इसके माध्यम से छात्रों की अभिव्यक्ति, लिखने की क्षमता, लेखन शैली, इसका मूल्यांकन हो सकता है। छात्र कैसा चिंतन कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कैसी है, इनका परीक्षण निबंधात्मक परीक्षाओं से हो सकता है। आप उस विषय में क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, यह हमेशा निबंधात्मक परीक्षाओं में संभव है। ध्यान रखना, जो वैकल्पिक अर्थात जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं, उनमें कभी भी चिंतन शैली, अभिव्यक्ति इत्यादि का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये जो पेपर आउट करने वाले होते हैं ना, यदि वो लिखित परीक्षा होती है ना, तो पेपर आउट, लिखित परीक्षाओं के कभी आउट ही नहीं होते हैं। लिखित परीक्षाओं का तो आउट ही नहीं होता है। जो निबंधात्मक परीक्षाओं का पेपर कभी आउट ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि आउट भी कर लेंगे तो क्या होगा, आउट भी कर लेंगे तो उनकी अभिव्यक्ति वो तो कहां से लेके आएंगे? वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के अंदर ये काम हो जाता है। देखो, यहां पर छात्रों की निबंधात्मक परीक्षा में स्मरण शक्ति का परीक्षा की जाएगी, जबकि वस्तुनिष्ठ में नहीं होती है। यह ध्यान रखना इसको लेकर के। देखो, अति लघुतरात्मक को हम कहेंगे 2-3 शब्द या एक पंक्ति का उत्तर होगा, उसको अति लघुतरात्मक कहेंगे। 2 से 5 पंक्ति का होगा, उस प्रश्न को हम लघुतरात्मक कहेंगे। और इससे बड़ा, मतलब 5-7 लाइनों से बड़ा, पेज, 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज, कितना भी, उसको हम निबंधात्मक की श्रेणी के अंदर रखेंगे। लेकिन यहां पर एक समस्या हो जाती है। वस्तुनिष्ठ में तो मूल्यांकन विश्वसनीय होता है, चाहे कितने ही टीचर चेक करें, कितनी कॉपी चेक करें और कैसा भी कुछ हो। वहां पर वस्तुनिष्ठ में तो कभी भी मार्किंग में डिफरेंस नहीं आता, लेकिन निबंधात्मक परीक्षाओं में डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए स्केलिंग का प्रयोग किया जाता है। स्केलिंग का प्रयोग किया जाना, औसत निकाल करके वहां पर जो अंकन का कार्य कम या ज्यादा किया जाता है, उसको स्केलिंग कहते हैं। और एक प्रोसेसिंग सामान्यीकरण है, जब एक ही एग्जाम विभिन्न अलग अलग दिनों में आयोजित हो तो वहां पर जो प्रोसेस की जाती है उसको सामान्यीकरण इत्यादि का कहा जाता है। या फिर ये कह सकते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें अलग अलग विषय हो, कोई सरल हो, कोई कठिन हो, उनके आधार पर जो उसको एवरेज निकालने का जो कार्य है, उसी को हम कहते हैं सामान्यीकरण की प्रोसेस कहते हैं, जो कि परीक्षा से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे विश्वसनीय और सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक युग में जिसकी वैधानिकता स्वीकार कर सकते हैं, वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जिसमें उत्तर हमेशा निश्चित होता है, या तो सही होता है या गलत होता है, कभी भी इसमें अंशतः नहीं होता। निबंधात्मक परीक्षाओं में तो यह हो सकता है कि आपका उत्तर गलत हो, लेकिन आपने कुछ लाइनें लिखी वो सही हो सकता है। मैथमेटिक्स में आपको पता होगा, जैसे आपने सूत्र सही लिख दिया तो एक नंबर फिक्स है, कितना नंबर तो मिलेगा आपको, लेकिन चाहे आपका उत्तर गलत आ रहा हो लेकिन फिर भी नंबर मिल गया, प्रोसेस ठीक थी। तो लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में या तो सही होता है या गलत होता है, बीच का कोई लेवल नहीं होता कि मेरे 4 नंबर का प्रश्न था, आधा तो दे ही दो, एक तो दे ही दो, होता है ना टेस्ट के अंदर, गुरुजी से बढ़वाते हैं मार्किंग, तो वो वहीं पर संभव है। लिखित परीक्षाओं के अंदर जो निबंधात्मक परीक्षा उनमें संभव है, वस्तुनिष्ठ में कभी भी संभव नहीं है। यहां पर इसको ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं, वेद मानते हैं, व्यापक मानते हैं, व्यवहारिक माना जाता है और कम समय के अंदर परीक्षण किया जा सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, जबकि निबंधात्मक में सब्जेक्टिविटी होती है। ये चीजें आप देख चुके हैं। लेकिन यहां पर मैं 2 भेद कर रहा हूं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यास्मरणात्मक भेद से 2 भागों में बांटा जाता है। प्रत्यभिज्ञान में तो क्या होता है, प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रश्नों के अंदर तो आपको रटना नहीं पड़ता, केवल रिकॉग्नाइज करना होता है। जैसे सामने आपको कोई ऐसा मित्र मिला जो 10 साल पहले मिला था, लेकिन जैसे वो सामने आया, सामने आते आपके जीभ के ऊपर उसका नाम आ गया ना, यही कहलाता है रिकॉग्नाइज। ठीक है, रिकॉग्नाइज कहलाता है। इसी को कहते हैं प्रत्यभिज्ञान, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न आ गए, जिनको बहुसमाधान प्रश्न भी कहा जाता है, और इन्हीं का एक नाम है अपवर्त्य चयन रूप प्रश्न। ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस को अपवर्त्य चयन रूप प्रश्न कहा जाता है। 2 में से एक को चुनना, अन्यतर प्रत्युत्तर प्रश्न। संयोजनात्मक या प्रतिद्वंद्वात्मक प्रश्न, मैच द फॉलोइंग वाले जो होते हैं ना, MITCH, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न।
जो क्लासिफिकेशन वाले होते हैं संगत शब्दों का वर्गीकरण, रीअरेंजमेंट वाले होते हैं व्यवस्थीकरण, और ट्रू और फॉल्स वाले जिसको कहा जाता है एकांतर प्रत्युत्तर रूप प्रश्न। ये 3-4 शब्द याद रखना, ट्रू और फॉल्स वाले को एकांतर प्रत्युत्तर रूप, ठीक है। 2 विकल्पों में से एक को चुनना, अन्यतर प्रत्युत्तर रूप। जैसे मैंने पूछा था ना कि बताइए गुण संधि स्वर संधि है या व्यंजन संधि, तो आपको 2 ही विकल्प दिए कि स्वर संधि है या व्यंजन संधि, गुण संधि कहां पर आएगी, आपने जवाब दिया कि स्वर संधि, तो यह कहलाएगा अन्यत्र प्रत्युत्तर प्रकार का प्रश्न कहलाएगा। 2 विकल्पों में से एक को चुनना। आपको देखा होगा एनसीईआरटी की इत्यादि किताबों में सभी प्रकार के प्रश्न हुआ करते हैं प्रत्यभिज्ञानात्मक। दूसरा भेद है प्रत्यास्मरण, रिकॉल टाइप, इसमें याद करना होता है। जैसे 2 प्रकार के प्रश्न विशेष तौर पर, एक तो होता है साधारण प्रत्यास्मरण जिसका उत्तर केवल एक पद में हो। जैसे ये पूछा जाए कि बताइए फला राज्य की राजधानी क्या है, फला देश की राजधानी क्या है, तो वो कहलाएगा साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न, एक पद समाधान वाले। और रिक्त स्थान पूर्ति वाले, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ये 2 प्रकार के प्रश्नों में याद करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, याद। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे आपके एग्जाम में आपने देखा होगा सूक्ति का प्रश्न आता है, रिक्त स्थान होकर के आया, लेकिन 4 विकल्प दे दिए, तो फिर वो कहां पर पहुंच जाएगा, रिकॉग्नाइज में पहुंच जाएगा। यदि विकल्प की बात आ गई तो प्रत्यभिज्ञान में पहुंच जाएगा, विकल्प नहीं होता तो फिर वो प्रत्यास्मरण के अंदर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन चीजों को ध्यान रखें। कुछ नवाचार हैं, इनके बारे में आपसे परिचय हो जाना चाहिए। रेगुलर रूप से और व्यापक रूप से परीक्षण हो, उसको सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ओपन बुक एग्जाम्स, जिसके अंदर किताब खोल करके परीक्षा दी जाती है। सेमेस्टर प्रणाली, जो 1 साल के कोर्स को 2 भागों में बांट करके 6-6 महीने में परीक्षा करवाना, सेमेस्टर प्रणाली। ग्रेडिंग देना मार्किंग में। मॉडरेशन, पेपर को सरल या कठिनता के स्तर को देखते हुए मैनेज करने का काम मॉडरेशन कहलाता है, और ऐसा काम करने वाला मॉडरेटर कहलाता है। स्केलिंग, सामान्यीकरण मैं बता चुका आपको। ब्लूप्रिंट, जिसको आप पेपर बनाने के लिए जो पहले क्या क्या प्रश्न आने चाहिए, कितने प्रश्न आने चाहिए, वो सारे के सारे ब्लूप्रिंट, जिसको संस्कृत में कहा जाता है नीलपत्र। मॉडरेशन प्रोसेस बताई दिया मैंने आपको। सीजीपीए, इसमें यह होता है कि एक यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपने नंबर इकट्ठा किए, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, आप ऐसे समझो इसको, आपने फर्स्ट ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की और सेकंड ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो फर्स्ट ईयर के नंबरों को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सके, इसी को सीजीपीए कहा जाता है। और एक रूब्रिक, रूब्रिक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो कभी भी कॉपी चेक करने के लिए विशेष तौर पर जो निबंधात्मक परीक्षा होती हैं उनमें एक आदर्श उत्तर दिया जाता है कि ये इनका प्रयोग करो, इनका तो यहां पर रूब्रिक के दौरान अंकन निर्देशक, मतलब कैसे कैसे नंबर देना है, ये लिखा तो इतने नंबर देना, ये इतना ही लिखा तो इतना नंबर देना, इतना लिखा तो इतने नंबर देना है, ये सारे के सारे जो रखना है रूब्रिक इत्यादि क्या प्रश्न। सतत और व्यापक में सतत का मतलब क्या है, नियमितता होना। देखो, सतत का मतलब कंटिन्यूस चलना, नियमितता होना, टॉपिक टेस्ट होना, सीखने के अंतराल में ही निदान करते रहना, सुधारात्मक उपायों का प्रयोग करना, बार बार टेस्टिंग होते रहना, ये सारे के सारे सतत का मतलब है। और व्यापक का तात्पर्य यहां पर होता है साथ साथ में शैक्षिक और सहशैक्षिक सभी का विकास के ऊपर ध्यान देना, और ज्ञानात्मक, भावात्मक, गत्यात्मक सभी क्षेत्रों को यहां पर सामग्रिक तौर पर समाहित करना। सतत अलग चीज हो गई, व्यापक अलग चीज हो गई। सतत का मतलब तो कंटिन्यूअस है, और व्यापक का मतलब विस्तार या विस्तारपन को लेकर के यहां पर रखा जाता है। अब मैं अंत में परीक्षण के दौरान रखना चाहता हूं निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण को लेकर के। निदान पहले होगा। निदान एक तरह से मान लीजिएगा रोग को डायग्नोस करने की प्रक्रिया है। जैसे मान लो आपको बुखार चढ़ा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 2 टेस्ट लिखे कि ये ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा, तो वो जो टेस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको तो कहेंगे निदान। फिर जैसे ब्लड से पता लगा कि आपको फला रोग हो गया है या फला प्रकार का बुखार है इत्यादि, उसका बाद में ही उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो ये निदानात्मक और उपचारात्मक, ये दोनों शब्द वास्तव में चिकित्सा शास्त्र से लिए गए थे, और ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। निदान का लक्षण अर्थ होगा शाब्दिक तौर पर, सामान्य स्थिति में यदि कोई विकार आ जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, निदान। उसकी पहचानने की जो प्रक्रिया है, विकार को पहचानने की प्रक्रिया है, मूल कारण को पता लगाने की प्रक्रिया है। चिकित्सा शास्त्र से इसको हमने शब्द को लिया है। यहां पर क्या करेंगे, निदान के दौरान विषय क्षेत्र का चयन कि कहां पर कमजोरी है, छात्र समूह का पहचान, कौन कौन से छात्रों में कमी है, कठिनाई, कौन से टॉपिक में कमजोरी है,
उसमें क्यों कमजोरी है, और उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करना कि आपको ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सारा इसके सोपानों के अंदर है। जबकि यहां पर उपचारात्मक शिक्षण के लिए निदानात्मक प्रक्रिया एक आधार का काम करती है, निदान के बाद ही उपचार होता है। मतलब ये जरूरी है कि छात्रों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना, उसके पहले कारणों का पता लगाना, वही क्या है, निदान है। उसी के बाद में उपचारात्मक शिक्षण होगा, जो कि चिकित्सा शास्त्र से लिया गया शब्द ही है। अब क्यों किया जाता है? छात्रों में कमजोरी का पता लगाना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनके स्फूर्ति देना, जो तनाव हुआ उस तनाव को दूर करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये सारे बातें इसके अंदर जो रीजन है, कारण है। कम समय के अंदर ज्यादा पढ़ाना, कमजोरी को दूर करना, महत्वपूर्ण बात है, कमजोरी को दूर करना। और यहां पर किस किस रूप में? सबसे पहले देखो, इसके सोपान सुन लीजिएगा, उपचारात्मक शिक्षण के सोपान आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। उपचारात्मक शिक्षण में सबसे पहले क्या होगा? त्रुटियों का एकत्रीकरण होगा। सबसे पहले गलतियों को इकट्ठा किया जाएगा और उनको क्रमिक तौर पर रखा जाएगा। कौन कौन सी गलतियां की, उनको एकत्रीकरण होगा। फिर उन त्रुटियों का विश्लेषण किया जाएगा कि इसमें गलती कौन कौन सी जगह है, किस किस प्रकार की गलती है, उनको अलग अलग विभाजन किया जाएगा। और फिर छात्रों के स्तर का आकलन होगा और उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। और छात्रों के त्रुटियों के स्तर के अनुसार अभ्यास, फिर प्रैक्टिस सेट बनाएंगे कि बालकों को, यदि जैसे मान लो कि आपने एक चीज नोट की होगी, 2020 के जो टेस्ट हमने रखे ना, वास्तव में वो उपचारात्मक शिक्षण की बात थी। जहां जहां पर आप गलती कर रहे थे, उन क्षेत्रों को मैंने ज्यादा छुआ। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि आप में वो सुधार लेकर के आना, सुधारात्मक प्रयास करना। तो उपचारात्मक शिक्षण के पार्ट थे। नंबर आपके नहीं आए, लेकिन आपने कितना सीखा, आप में कितनी गलतियां थी, उन गलतियों को दूर किया। ये 2020 टेस्ट सीरीज का हमारा उद्देश्य था। तो वो चीज एक तरह से उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया ही मान सकते हैं। तो वो निदानात्मक परीक्षण तो था ही था, साथ साथ में उपचारात्मक शिक्षण भी था। ठीक है। और अंत में जाकर के अभ्यास माला का प्रयोग करना, विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करते हुए, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए। तो ये सोपान है, विशेष प्रकार के जो प्रसंग हैं उनको यहां पर रख सकते हैं। अब अंतिम शीर्षक आज की कक्षा का मैं रख रहा हूं, वो है शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। आप देख रहे होंगे विभिन्न परीक्षाओं के अंदर मैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूं। बस अंतिम शीर्षक है, फिर शिक्षण विधियों की बात को हम आगे रखेंगे। देखो, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न और अध्यापन कौशल से संबंधित एक दो प्रश्न आवश्यक तौर पर पूछे जाते हैं अपने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। एलन और रॉयन ने 14 शिक्षण कौशल बताए, जबकि भारत के शिक्षा शास्त्री बीके पासी हुए हैं, उन्होंने कुल मिलाकर के 13 कौशलों की चर्चा की है। 13 कौशलों का प्रसंग यहां पर रखा है। अब यहां पर देखिए, हाँ, सबसे पहला कौशल मैं रख रहा हूं प्रस्तावना कौशल। देखो, प्रस्तावना कौशल सभी प्रकार के कौशलों के अंदर पहला कौशल है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्व ज्ञान परीक्षण है। अर्थात पहले की कक्षा में जो पढ़ा उसके ज्ञान का परीक्षण करना और आगामी कक्षा के साथ जुड़ाव करना, आगामी टॉपिक के साथ जोड़ना, शिक्षक और अध्यापक को आपस में जुड़ाव स्थापित करना और विषय का निर्धारण करना, ये सारे के सारे प्रस्तावना प्रश्नों के उद्देश्य होते हैं, जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। सामान्य तौर पर सरल और स्पष्ट प्रश्न होते हैं। आपको पता ही है, प्रस्तावना प्रश्नों के अंदर 4 या 5 प्रश्न होने चाहिए, और 4 या 5 प्रश्नों में से जो अंतिम प्रश्न है वो हमेशा समस्यात्मक होना चाहिए, और अंतिम प्रश्न के माध्यम से ही जो शीर्षक है, हमारा जो लक्ष्य प्रकटन है, वो कार्य होता है। और एक चीज ध्यान रख लेना, उसी से शीर्षक प्रकटन होगा, और इसी कौशल को विन्यास प्रेरण कौशल भी कहा जाता है। जैसे कोई कार्य होता है ना, उसको प्रारंभ करते वक्त हम शिलान्यास करते हैं, उसी प्रकार से विन्यास मतलब स्थापित करने का जो कार्य है वो आपको करना होता है। ज्ञात ज्ञान से अज्ञात ज्ञान की ओर बढ़ा जाता है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ा जाता है, एकाग्रचित्त किया जाता है इन सभी प्रश्नों के माध्यम से, और रुचि उत्पन्न की जाती है नए विषय को पढ़ने की ओर। यदि हम इसके विभिन्न घटकों की बात करें, यह महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना प्रश्नों में पूर्व ज्ञान परीक्षण होगा,
अभिप्रेरण संपादन, बालकों को अभिप्रेरित किया जाएगा, नए विषय की ओर अभिप्रेरित किया जाएगा, उद्देश्य या लक्ष्य को प्रकट किया जाएगा, अर्थात जो पढ़ाने का शीर्षक है उसको प्रकट किया जाएगा, और विभिन्न सहायक सामग्री है उसको भी रखा जाएगा। मतलब प्रस्तावना के दौरान ये सारे के सारे घटक समाहित होते हैं प्रस्तावना कौशल प्रश्नों के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से अन्वेषण प्रधान कौशल की बात करें, अन्वेषण शब्द का ही मतलब क्या है? ढूंढना। अब देखो लॉजिक से काम करो, अन्वेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? खोजना या ढूंढना। तो यहां पर जो भी ज्ञान मिलेगा उसको जब ढूंढ करके पढ़ा जाएगा तो वहां पर ज्ञान को मजबूती मिलेगी, ज्ञान का दृढ़ीकरण होगा, और इसमें नवीन ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है छात्रों के अंदर। विशेष तौर पर व्याकरण की पाठ्य योजना में सामान्यीकरण और पद्य की पाठ्य योजना में अन्वय सोपान के दौरान जो प्रश्न होते हैं वो बालकों से ढूंढवाए जाते हैं, इसलिए इनको हम अन्वेषण प्रधान प्रश्न कहते हैं। और इसके अंदर अनुबोधन होगा, ज्ञान के बाद फिर से ज्ञान, अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति होगी, पुनः विषय पर केंद्रण होगा, पुनः निर्देशन होगा, और समीक्षात्मक जागरूकता की वृद्धि होगी। ठीक है, ये सारे के सारी चीजें इसके अंदर समाहित हैं, इसके घटक माने गए हैं। श्याम पट्ट प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य लेखन कौशल का विकास है, ये आपको ध्यान रखना है। और श्याम पट्ट के बारे में सारी चीजें आपको बताई चुके हैं, कैसे मार्कर पकड़ना चाहिए, उपरिष्टात अधः, पहले ऊपर की लाइन फिर नीचे की लाइन, ये ध्यान रखें, इत्यादि सारे के सारे नियमों का प्रयोग यहां पर किया जाता है। प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्नों के माध्यम से यहां पर अभिव्यक्ति को परखा जाता है। विशेष तौर पर जो गद्य के अंदर विचार विश्लेषणात्मक, पद्य में भाव विश्लेषणात्मक और सौंदर्यानुभूति, और नाटक में जो चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे प्रश्नोत्तर कौशल से संबंधित प्रश्न होते हैं। एक होता है उद्दीपन परिवर्तन, मतलब ये हुआ पढ़ाने के दौरान विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपक सामग्री होती है उसको चेंज करने का जो कार्य है उसको उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य रुचि को बढ़ाना है, अर्थात उस विषय से संबंधित जो रुचि का कार्य है उसको बढ़ाना। जिसमें क्या क्या हो सकता है? अध्यापक अपनी गतिशीलता को चेंज करे, कभी तेज चले कभी धीरे चले, अध्यापक के हाव भाव कभी धीरे बोले कभी तेज बोले, कभी स्वर में परिवर्तन, विषय पर केंद्रण होना, अंतः क्रियाशैली परिवर्तन, आपस में जो बातचीत का जो तरीका है उसको चेंज करना, मौन या विराम रहना, या फिर मौखिक दृश्य, मुख के विभिन्न आकारों में बदलाव करना, ये सारे के सारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंदर समाहित हैं। व्याख्या कौशल के अंदर नए ज्ञान का संपादन किया जाता है, जिसमें अच्छे देखो आप पूछते संयोजक शब्दों का प्रयोग, व्याख्या सेतुओं का प्रयोग, एक चीज को समझाने के लिए दूसरे शब्दों तक पहुंचने की प्रक्रिया का प्रयोग करना, यह व्याख्या सेतु का प्रयोग कहलाएगा। प्रारंभिक और निष्कर्ष कथनों का प्रयोग करना इसमें होगा। ये सारे के सारे वांछित व्यवहार हैं, जबकि कुछ काम नहीं करने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए, तारतम्यता नहीं हटनी चाहिए, कभी भी प्रवाहिता कभी भी दूर नहीं होनी चाहिए, अनुपयुक्त शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए व्याख्या कौशल के दौरान। एक दृष्टांत कौशल, जिसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर के विषय को समझाने की बात आती है, और अंत में पाठ को पढ़ाने के अंत में जो प्रश्न किए जाते हैं उन प्रश्नों को कहा जाता है प्रवाह कौशल प्रश्न, जिनको हम कहते हैं पुनर्बलन कौशल, इसका दूसरा नाम है। और ये पाठ को संपूर्णतः संपादन करने के लिए होते हैं, और ये पाठ को पढ़ाने के बाद पूछे जाते हैं, इसलिए इनको विशिष्ट प्रश्न भी कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के जो प्रवाह कौशल प्रश्न हैं इनको भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो शिक्षण विधि के प्रसंग में ये हमने एक तरह से 15 प्रश्नों में से लगभग 12-13 नंबरों का जो मैटर है वो हमने कर लिया है। अब शिक्षण विधि से संबंधित 3-4 प्रश्नों का जो मैटर है उसको लेकर के हम जो चर्चा करेंगे वो आगामी कक्षा में करेंगे, जिसमें केवल और केवल शिक्षण विधियां बची है, बाकी सारे टॉपिक्स आ गए, केवल और केवल शिक्षण विधियां बची हैं, उनको हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार यहां पर जो प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर, जिसमें साफल्यम ऐप है, साफल्यम ऐप के ऊपर जाकर के आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, आपको रीट की तैयारी के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा, और वो जो अनुभव है अवश्य तौर पर आपको जो प्ले स्टोर के ऊपर साफल्यम ऐप का जो प्ले स्टोर है उस पर जाकर के कमेंट अवश्य तौर पर करें और उत्साहवर्धन का कार्य करें। आगामी शीर्षकों को हम रखेंगे आगामी कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं आगामी शीर्षकों के साथ। धन्यवाद।